ठीक है, सो ध्यान देना। आई थिंक ये मैंने एमसीक्यूज लिए थे आपके सबके, राइट, इफ यू रिमेंबर। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये बाकी था, फाइंड ऑड वन आउट। ठीक है, पेज नंबर निकालो टेक्स्ट बुक का एवरीवन, 52, पेज नंबर 52 पे, पेज नंबर 52 पे। ठीक है, जो जो बाकी है ना एमसीक्यूज वगैरह मैं करवा रहा हूँ, ध्यान देना। अलॉन्ग विद दैट आपको और एमसीक्यूज के सेट मिल जाएगा, राइट, फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी एंड इंपोर्ट ड्यूटी, क्या डिफरेंस है? वेजेस इज विच एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग में आएगा। सैलरी इनडायरेक्ट, P&L में आएगा। रॉयल्टी डायरेक्ट, ट्रेडिंग में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट ऊपर आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी नीचे आता है P&L में। सो विच इज ऑड वन आउट? सैलरी। अच्छा, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एंड परचेस all are expenses, but purchase is a direct expense and others are indirect expense. Okay, capitals, bills receivable, reserve fund and bank OD. Others are assets, bills receivable, others are liabilities, bills receivable is asset. Building, machinery, furniture, bills payable liability. Discount received, dividend received, interest received and depreciation एक्सपेंस है, बाकी इनकम। डेप्रिसिएशन रिसीव्ड नहीं होता। अच्छा 13, 14, 15 उसका रीजन है जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके वो क्वेश्चंस एक्चुअली, लाइक अमाउंट, राइट, एंड एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, राइट, लिक्विड एसेट्स व्हिच कैन बी, क्या लिखा है उन्होंने? इजीली, तो लिक्विड एसेट्स आएगा। चेक करो क्या लिखा है उन्होंने, which can be converted into cash easily। करंट एसेट, और करंट एसेट के भी टाइप्स होते हैं, लिक्विड एसेट रहेगा, बस करंट एसेट लिखा है, एंड लिक्विड एसेट। हाँ, करंट एसेट्स एंड एक्चुअली मोर अप्रोप्रिएट इज लिक्विड एसेट। करंट एसेट का टेन्योर 1 ईयर होता है एंड लिक्विड एसेट का टेन्योर 3 मंथ्स होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है आपके, इसमें बहुत प्राइमरी है, कुछ नहीं है, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मींस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन लाइक 3 मंथ्स ओनली, तो उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। लाइक बैंक बैलेंस इज ए लिक्विड एसेट, जाके आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो लिक्विड एसेट हो गया, राइट। डेटर्स, सबसे लिक्विड कौन सा है? डेटर्स। वैसे देखा जाए तो स्टॉक लिक्विड नहीं है, स्टॉक सेल होगा तो पहले डेटर्स बनेंगे, फिर डेटर्स को क्रेडिट पीरियड मिलेगा और फिर उनसे पैसे आएंगे। तो इफ एज यू कंपेयर टू स्टॉक एंड डेटर्स इज मोर लिक्विड बिकॉज उनसे पैसे जल्दी रिकवर होंगे, बिकॉज स्टॉक को पहले सेल करना होगा फिर पैसे आएंगे, डेटर्स को सेल हो चुका है, खाली पैसे आने बाकी है। सो दैट इज योर लिक्विड एसेट, मोर एप्रोप्रिएट इज लिक्विड एसेट। Order in which fixed assets are recorded first in the balance sheet. Actually, there are two ways of presenting balance sheet. एक on the basis of liquidity and दूसरा होता है on the basis of permanence. मतलब देखो, अगर हम ऐसे एसेट साइड देखो, try to understand, एसेट साइड सबसे लॉन्ग चलने वाली एसेट, परमानेंट एसेट एंड धीरे धीरे लिक्विड एसेट। इस सीक्वेंस सबसे पहले गुडविल, फिर लैंड, फिर बिल्डिंग, फिर मशीनरी, कंप्यूटर्स, फिर योर लाइक यू कैन से स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इस सीक्वेंस में, और सबसे एंड में कैश। तो मतलब सबसे ज्यादा चलने वाली एसेट टू सबसे, मतलब एजिंग के हिसाब से, एजिंग जिसका एज सबसे ज्यादा हो सकता है एंड सबसे कम, इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं परमानेंस। और वैसे लाइबिलिटीज को लेकर जाएगा, सबसे लॉन्ग कौन सी लाइबिलिटी चलेगी? कैपिटल, फिर लोन्स, फिर यू कैन से करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह ये। तो लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म एसेट भी लाइबिलिटीज भी, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, मतलब कितने जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा। तो सबसे इसी सीक्वेंस को अगर उल्टा लिखते हो ना तो लिक्विडिटी बन जाता है।
देखो एग्जांपल असेट में मैंने बोला सबसे ऊपर गुडविल इंटेंजिबल एसेट एंड सबसे एंड में कैश, मतलब लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म। अगर इसको घुमा के लिख दो तो लिक्विडिटी ऑर्डर बन गई, मतलब सबसे ऊपर कैश, फिर कैश एट बैंक, फिर सपोज डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर स्टॉक, फिर आपका कंप्यूटर, फिर एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एंड गुडविल सपोज। तो आप एग्जैक्टली उल्टा लिख दो तो होगा लिक्विडिटी के हिसाब से। वैसे लाइबिलिटीज को भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले, फिर सपोज बिल्स पेबल, फिर क्रेडिटर्स, फिर आपके लोन, फिर कैपिटल। उल्टा लिख दिया तो हो गया लिक्विडिटी। ऐसे दो होते हैं। इसका आंसर चेक करो, उन्होंने लिखा है ऑर्डर इन विच फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट। सबसे पहले फिक्स असेट्स आएंगे, ये रहेगा परमानेंस के हिसाब से रहेगा। क्या क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। नीचे का क्या लिखा है? अच्छा यहाँ पे आपके इसमें क्या लिखा है मुझे पढ़ने दो। नहीं एक मिनट, नहीं आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो मुझे देखने दो। उन्होंने लिखा होगा ऐसे दो टाइप्स के होते हैं, बाकी कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन है जनरली, मैं अगर आपको आपने कभी मुझे देखा होगा, मैं जनरली फिक्स असेट पहले लिखता हूँ और बाद में नीचे लिखता हूँ। दैट इज माय हैबिट। जनरली वैसे बैलेंस शीट लिखी जाती है। और कैपिटल्स को मैं जनरली पहले लिखता हूँ और करें क्वेश्चन में कैसे भी दो, लेकिन मैं लिखता हमेशा वैसा, बिकॉज दैट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। सो कहाँ पे तो रहेगा, एक सेकंड देखो। उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले देखो किस ऑर्डर में लिखा है। आप थोड़ा ऑर्डर ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑर्डर देखो, सबसे पहले गुडविल लिखा है, राइट। सबसे पहले क्या लिखा है? गुडविल, राइट। सबसे पहले लिखा है गुडविल। गुडविल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, डिलीवरी वैन, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, राइट। उन्होंने सब फिक्स असेट पहले लिखे है। उसके बाद उन्होंने आप देखो सब, राइट, सबसे एंड में कैश, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, मतलब फिक्स असेट्स टू करंट असेट्स। फिक्स असेट्स टू करंट असेट एक सीक्वेंस है। और यहाँ पे कैपिटल, फिर रिजर्व्स है, फिर लोन्स है, सबसे इनमें ये कैन से करंट लाइबिलिटीज है, प्रोविजंस वगैरह। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज टू शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म, असेट भी लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म, लाइबिलिटीज भी लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, ठीक है। उन्होंने लिखा होगा कहाँ पे तो आई डोंट नो कहाँ पे। तो अगर इतना क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिकली तो कहाँ पे ना कहाँ पे रहेगा। नहीं है, एक सेकंड। उन्होंने लिखा नहीं कुछ ऐसे, नहीं होना चाहिए कहाँ पे तो प्रेजेंटेशन के बारे में। एक काम करो, उधर पीसी तुलसी होगा, लेके आ जा। और इधर एक खोल दे, व्हाइट कलर का रहेगा। हाँ खोल, लिखो। मैं पीसी तुलसी व्हाइट कलर, वो व्हाइट नहीं है। हाँ, व्हाइट कलर का कोई बुक है क्या? अकाउंट्स पीसी तुलसी जा रहे, इसे बड़ा वाला रहेगा। ठीक है, लिखो एवरीवन, चलो। हाँ, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट लिखो। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, लिखो। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट और आइटम्स इन द बैलेंस शीट। इन बैलेंस शीट,
देयर आर टू मेथड्स, ठीक है, देयर आर टू मेथड्स, ठीक है, देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट, order of permanence, order of permanence, एंड दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. ठीक है, ध्यान देना. एसेट्स को कैसे अरेंज किया जाता है इन बोथ. लिक्विडिटी में राइट, मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड. मोस्ट लिक्विड एसेट्स राइट टू लीस्ट लिक्विड एसेट्स. Order of liquidity. The assets are arranged in the order of their liquidity. That is, most liquid assets is shown first, and the least liquid assets like goodwill is shown in the last. ठीक है. Order of permanence में exactly उल्टा लिख दो. Right. सबसे पहले क्या आएगा? Least liquid assets. मतलब like पहले आएगा goodwill और end में आएगा most liquid assets. ठीक है, ये लिखने का तरीका है. कंपनीज की बैलेंस शीट ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से होती है. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाओ, शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट ऑर्डर ऑफ परमानेंस. पहले वो फिक्स एसेट लिखेंगे और बाद में करंट एसेट्स लिखेंगे. ठीक है. देन लायबिलिटीज कैसे लिखा जाता है? लिक्विडिटी में लिखो. राइट, लिक्विडिटी में लिखो most urgent payments to be made to, मतलब short term liabilities, in short, that is short term. to मतलब सबसे पहले जो क्विक, अगर आप लाइबिलिटीज को एजिंग लिखते हो ना, लाइबिलिटीज का एजिंग, कौन सी लाइबिलिटी कितने दिन में पे करनी है, जो सबसे पहले पे करनी है वो सबसे ऊपर आएगी, एंड जो सबसे एंड में पे करनी है वो सबसे एंड में आएगी. तो लिक्विडिटी में क्या लिखते हैं? मोस्ट अर्जेंट टू लीस्ट अर्जेंट. लिखो आगे. ठीक है, हाँ लिक्विडिटी में लिखना है, सॉरी. वहां पे मोस्ट को कैंसिल करके लिस्ट कर दो ऊपर, पूरा चेंज मत करते बैठो. ठीक है, आगे टू लीस्ट अर्जेंट. हमें एजिंग करनी होती है. ऑलवेज रिमेंबर, हमें हर एसेट की, हर लायबिलिटी की एजिंग करनी होती है. एजिंग मतलब कितने 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 दिन एसेट चलेगी, मतलब कितने दिन में वो कैश में कन्वर्ट होगी, और लायबिलिटी केस में कितने दिन में हमें पे करना है. तो अगर हम लाइक एग्जांपल एसेट के केस में जो सबसे कम टाइम में कैश में कन्वर्ट होने वाली है उसको पहले लिखेंगे, और जो सबसे एंड में कैश में कन्वर्ट होने वाली है उसको एंड में लिखेंगे. तो वो हो गया ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. लीस्ट टू, like you can say most liquid to least liquid, वो आ गया लिक्विडिटी के हिसाब से. लायबिलिटी के केस में जो सबसे पहले पे करनी है वो सबसे पहले लिक्विड होगी, सबसे पहले पे होगी, बराबर. वहां से सबसे एंड में जो पे करना है कैपिटल, अगर इस सीक्वेंस में लिखोगे तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. ऐसे नहीं कि एसेट के लिए ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और लायबिलिटी के ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऐसे नहीं होता है. दोनों के लिए आपको सेम. समझ में आ रहा है? देन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. लिखो, अगर आप परमानेंस की बात करते हो, मतलब जो परमानेंट रहेगी, लॉन्ग टर्म रहेगी, वो पहले. लिक्विडिटी मतलब क्या?
जो सबसे पहले लिक्विड होगी वो पहले, परमानेंस मतलब क्या, जो लॉन्ग टर्म चलेगी वो पहले, जो लायबिलिटी ज्यादा टाइम चलेगी वो पहले लिखेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पे चलो लिखो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब आपको क्लिक होगा बाद में। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो परमानेंस मतलब क्या, जो परमानेंट असेट है वो पहले, परमानेंट लायबिलिटी वो पहले। लिक्विडिटी मतलब क्या, जो सबसे लिक्विड असेट है पहले, जो सबसे लिक्विड लायबिलिटी है वो सबसे पहले। ऐसे दो होता है, ऑलवेज रिमेंबर दीज आर स्टैंडर्ड। तो अब आपके इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन है, हाँ बोलो। पेज नंबर क्या है, 51। अच्छा बहुत आगे जाना है। 51 पे आ जाओ, क्या लिखा है पढ़ो। उन्होंने लिखा है कि एन असेट which can be converted into cash easily is a liquid asset or current asset. नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑर्डर इन विच फिक्स्ड असेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द बैलेंस शीट, तो ये कौन सा ऑर्डर रहेगा, परमानेंस। और वहां पे उन्होंने क्या आंसर लिखा है, वो गलत है उनका, परमानेंस ऑर्डर वो गलत है, परमानेंस परमानेंट नहीं लिखना है, परमानेंस, और वो गलत है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये करेक्ट आंसर है, ये 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे मैंने पहले ही बोला था परमानेंस आंसर है, ठीक है। आगे द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट या P&L, क्या है P&L है क्या, रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए था, क्लोज होना चाहिए था। P&L में अकाउंट्स क्लोज होते हैं, रिकॉर्ड नहीं होते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, P&L में नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज होते हैं, रिकॉर्ड नहीं होते, बट अब ठीक है, इसलिए मैंने बोला मे बी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है P&L। ये मत समझना कि जो HSC बोर्ड ने आंसर दिए वो बहुत उन्होंने स्टडी करके दिए, नॉट एट ऑल, ठीक है। आगे तो ये 3 क्वेश्चंस उस टाइम पेंडिंग थे, मैंने वो कवर किए, ठीक है। आगे नेक्स्ट, जो गलत है वो पता भी होना चाहिए वो गलत है बोल के। आगे सी का ए, अच्छा, wages paid for installation of machinery is a revenue expenditure, true or false, it is which expenditure, capital expenditure। revenue expenditure मतलब P&L में जो आता है ना, P&L is a revenue and balance sheet is a capital। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल में अगर किसको फर्क नहीं समझ में आता है ना, तो उनके लिए मैं सिंपल बोलूंगा, रेवेन्यू इज अ थिंग विच इज P&L, short term is revenue and long term is like capital। So machinery is a capital expenditure, repairs on machinery is a revenue expenditure, purchase of license is a capital expenditure, renewal of license is a revenue expenditure। आप सिनेमा हॉल का लाइसेंस परचेस करते हो, एक ही बार परचेस करोगे और एवरी ईयर क्या करोगे, उसको रिन्यूअल फीस पे करोगे। सो जब आपने फर्स्ट टाइम परचेस किया सिनेमा हॉल चलाने का, वो क्या रहेगा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, वो फिक्स असेट रहेगी, वो इंटेंजिबल असेट रहेगी, लाइसेंस इज इंटेंजिबल असेट, बराबर ना। और एवरी ईयर उनको या एवरी 3 इयर्स, आई डोंट नो क्या होता है, वो क्या रहेगा आपका रेवेन्यू, वो P&L में आएगा। यू परचेस बाइक इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड आप सर्विसिंग करते हो इज ए रेवेन्यू, आप पेट्रोल डालते हो रेवेन्यू, समझ में आ रहा है। आप उसका क्या करते हो रे, मैंने बहुत दिनों से किया नहीं, वो सर्विसिंग नहीं रे, वो अरे PUC ना, वो राइट, वो PUC करते हो, वो क्या रहेगा, कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझ में आ रहा है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक जो भी P&L में एक्सपेंसेस आए दे आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी, सीन रहती मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट किसको हो रहा है, एक्सपेंस को, अगर एक्सपेंस को डेबिट हो रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर असेट को डेबिट हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऊपर लिख देना हिंट, अगर एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इफ एक्सपेंसेस आर डेबिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, if expense is debited revenue item, if asset is debited capital item, if expense is debited, उस ट्रांजैक्शन में अगर आप एक्सपेंस डेबिट करते हो ना तो रेवेन्यू आइटम रहेगा वो, अगर आप असेट को डेबिट करते हो ना
if revenue, if expense is debited, revenue item. If asset is debited, capital item. So मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. When you pay wages, normal wages पे करते हो, एंट्री क्या आती है, wages to cash. तो एक कौन सा asset debit हुई या expense debit हुआ, expense. तो ये कौन सा आइटम रहेगा, revenue. But wages paid for installation of machinery, एंट्री आती है machinery to cash. डेबिट किसको हुआ, मशीनरी. मतलब ये कौन सा आइटम रहेगा, कैपिटल. सिंपल एकदम, जिसको भी समझेगा. ठीक है, आगे नेक्स्ट. डन. ये कैपिटल, इट इज फॉल्स. बराबर. आगे नेक्स्ट. यहाँ पे 6 कुछ तो था, ये भी एक्चुअली मैंने तब जो इंपॉर्टेंट लगे उनको मैंने हाईलाइट किया होगा शायद से, वो ऐसे रहेगा. लाइक 6 ई का 6 देखो, ई का 6. इंटरेस्ट on capital of a partner is debited to interest on capital of P&L account. क्या आंसर था उनका, आई डोंट रिमेम्बर. दो एक्चुअली आप किस एंगल से देख रहे हो. एक्चुअली एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल एंड फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L टू इंटरेस्ट. अब जो फाउंडेशन कर रहे हैं उनको पता है कि वो P&L में नहीं आना चाहिए, वो किसमें आना चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. इतना अब ये चीजें समझ में आनी चाहिए. यू शुड बी इन पोजीशन टू लिंक कि देयर इज नो P&L. एक्चुअली वो क्या रहता है, P&L एप्रोप्रिएट, एक्सटेंशन टू P&L. तो जब ये चीजें समझ में आएगी ना, तो समझ लेना कि आपको कोई चीजें समझ में आ रही है. हाँ बोलो. नेक्स्ट 16 देखो, 16 उसमें ही फिल इन द ब्लैंक्स का 16. एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू, प्रीपेड और पेड इन एडवांस. तो ये क्यों रखा था मैंने, आई डोंट नो. हाँ ठीक है, प्रीपेड, आई डोंट नो. ऐसे होना ही नहीं चाहिए. assets which are held in the business for long term period, assets which are held for long term period, fixed assets. Trading account is prepared on the basis of direct expenses. Perfect. Trading में direct expense and P&L में indirect expense. Next. These are your one sentence. ये वन सेंटेंस के आंसर वो मैंने टाइप करने को बोले, वो दे देंगे आपको. ठीक है, वो आप डायरेक्टली आंसर देख लें. अगर इसमें से कुछ डाउटफुल लगता है आपको तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज यू मस्ट नो द सेंटेंस. वो एक्चुअली कुछ भी मन से नहीं लिखना पड़ेगा. हाँ, एफ में 12th. व्हाट डू यू मीन बाय प्री रिसीव्ड इनकम? इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्नड is a pre-received income. It is not income, it is actually liability. Like subscription received in advance. Income not earned but received. समझ में आ रहा है? So वो रहेगी आपकी liability. अब इसके प्रॉपर सेंटेंस पता होना चाहिए. ठीक है, इवन आप मुझे भी डेफिनेशन पूछोगे तो इवन आई कैन नॉट टेल यू डेफिनेशन. मैं आपको मीनिंग समझा सकता हूँ. प्योर डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में क्या है, टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक भी डेफिनेशन चेंज होती है, आपको पता है. देन आई थिंक जी हमने किया नहीं था, राइट? एग्री एंड डिसएग्री. हाँ अब करना. यस, एग्री एंड डिसएग्री. मैंने कोई क्वेश्चंस मिस किए थे, आई नो. अभी हमें कवर करने. ठीक है, ओके. व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. बट ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे नहीं कि जैसे पहले क्या था कि फिक्स था कि वन सेंटेंस हम ऑप्शन में रख सकते थे. पहले हम क्या करते थे, वन सेंटेंस करते नहीं थे. 5 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से 3 करने थे, तो उसमें वन सेंटेंस ऑप्शन में रहता था. और आई थिंक एक और कुछ तो फिर मैं बोलता था 4 करो, 3 करने ना तो 4 करो, मतलब कंफर्म 15 रहेंगे. मैं वन सेंटेंस करने को नहीं बोलता था, बिकॉज उसमें आपको एज इट इज लिखना होगा सपोज. तो अब ऐसे नहीं है, आप अभी उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. आपने पैटर्न देखा होगा, कुछ भी पूछेंगे वो, इसलिए एवरीथिंग इज नाउ इंपॉर्टेंट. ये समझ लेना. आगे, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉसेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो. नो, it is equally. This is, do not agree लिखो, disagree and आगे लिख लेना डैश करके equally. एक्चुअली कैसे शेयर करते हैं, इक्वली. ठीक है, नेक्स्ट. करेक्ट आंसर इज इक्वली. करंट अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस. ऑलवेज शोज, डिसएग्री. इट में शो राइट क्रेडिट और डेबिट दोनों. Current account may show credit or current account which is maintained when fixed capitals are right method is followed may show debit or
क्रेडिट बैलेंस, जनरली शोज क्रेडिट बैलेंस, बट एक्सेप्शनली वो डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है। आगे राइट, लिख लेना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इट इज कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, फॉल्स, डिसएग्री। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, राइट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, लिखना एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। द मोर एक्यूरेट वर्ड जो लॉ में यूज किया है, एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस भी मतलब, एक्सप्रेस मतलब आपने एक्सप्रेस किया है। जॉनी किसी को जाके बोलता है आई लव यू, दैट इज एन एक्सप्रेस्ड, बट वो आंखों आंखों में बोलता है, वो इम्प्लाइड। या वो लिख के, एक्सप्रेस मतलब बाय ओरल और इन राइटिंग। एक्सप्रेस मतलब क्या, ओरली बोला या इन राइटिंग, एंड इम्प्लाइड मतलब थ्रू बिहेवियर। समझ में आ रहा है? सो एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस मींस ओरल और इन राइटिंग। आगे लिख लेना यहाँ पे, एक्सप्रेस मतलब ओरल और राइटिंग, ओरल भी चलेगा, राइटिंग भी चलेगा। एक्सप्रेस मतलब ओरल में भी चलेगा, राइटिंग में, विच इज प्रेफर्ड, प्रेफर्ड इज ऑब्वियसली राइटिंग। टू अवॉइड ऑल डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर, एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। समझ में आ रहा है? आगे ठीक है, आगे। सो कंपल्सरी टू हैव, महाराष्ट्र में वो है, महाराष्ट्र में राइटिंग में नहीं, एक्चुअली महाराष्ट्र में पार्टनरशिप रजिस्टर होना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज मैंडेटरी इन महाराष्ट्र, खाली महाराष्ट्र में। ठीक है। दूसरी बात ये है, जब महाराष्ट्र में जब पार्टनरशिप रजिस्टर करने जाते हो तो डीड किस में होनी चाहिए, मराठी में होनी चाहिए। आप आपके रेफरेंस के लिए इंग्लिश में करवा के ले सकते हो, बट अगर आपको रजिस्टर ऑफ फर्म के पास अगर आपको डीड सबमिट करनी है तो डीड किस में होती है, मराठी में होती है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। नहीं, आपके इसमें एग्रीड है। एक्चुअली it can be anything, like CA is a partnership firm, it is a service organization, it is service, right? They provide services. It can be manufacturing, it can be anything. उन्हें ट्रेडिंग आपके इसमें शायद से ट्रू है, एग्री होगा, पीछे चेक करो, आपके इसमें एग्री होगा, बट वो रॉन्ग है। मतलब अगर यार पार्टनरशिप कुछ भी कर सकते, पार्टनरशिप चैरिटेबल हो नहीं सकती, बस इतना याद रखना, पार्टनरशिप में आप चैरिटी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ट्रस्ट होनी चाहिए, एनपीओ होगा। एग्री लिखा है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो पार्टनरशिप में चैरिटी के सिवा कुछ भी कर सकते हो। डज इट मीन कि पार्टनरशिप वाले चैरिटी नहीं करते? वो करते हैं, बट उनका ऑब्जेक्टिव चैरिटी नहीं हो सकता। मतलब आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हो, उसका मिशन होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव चैरिटी नहीं हो सकता। पार्टनरशिप, देखो मेरी पार्टनरशिप है और मैं उसमें चैरिटी कर रहा हूँ, पैसे कमाता हूँ, थोड़ा देता हूँ, दैट इज ऑलवेज जस्टिफाइड, बट चैरिटी के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। पार्टनरशिप में चैरिटी हो सकती है, बिजनेस में चैरिटी हो सकती है, बट पार्टनरशिप में चैरिटी के लिए नहीं कर सकता। अगर मुझे चैरिटी करनी है तो दैट शुड बी कंपनी और दैट कैन बी ट्रस्ट, मतलब एनपीओ। ठीक है, तो ये समझ लेना। योर पार्टनरशिप इज फॉर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप? इट इज राइट, क्या था, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अरे यार मैं भूल गया। सेक्शन 2 says, section 4 of the partnership says what? Sharing profits and losses from the business carried on by all or one of them acting for all. Starting क्या था? Agreement. देखो definition. हाँ, it is a relation. It is a relation between persons to share profits from a business carried on by all or any one of them acting for all. Relation से start था, ठीक है, ठीक है। So try to understand. यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ए बिजनेस, डेफिनेशन टॉक्स अबाउट बिजनेस, एंड बिजनेस एंड चैरिटी अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट। तो यू विल लर्न इवन इन फाउंडेशन पार्टनरशिप, जब आप सीखोगे ना, तो पार्टनरशिप कैन बी फ्लोटेड ओनली फॉर बिजनेस एंड द पर्पस इज टू अर्न द प्रॉफिट। अगर आपको चैरिटी करनी तो पार्टनरशिप इज नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन, वो इलीगल हो जाएगा। फिर उसके लिए या तो आप ट्रस्ट निकालो या फिर कंपनी भी चैरिटी के लिए बनती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनीज भी चैरिटी के लिए बनती है, ठीक है। तो वो उनको अलग कंपनीज बोलते हैं। सेक्शन 25 कंपनीज कंसेप्ट है, राइट, तो वो चैरिटी के लिए बनाई जाती है। आगे नेक्स्ट,
सो यहाँ पे ट्रेडिंग लिखा है, आपके इसमें एग्री है, 12th में एग्री है, पहले से एग्री है, बट मैं इससे डिसएग्री हूँ पर्सनली। पार्टनरशिप कैन बी फॉर नॉन ट्रेडिंग एज वेल, लाइक ट्रेडिंग मतलब दे आर टॉकिंग इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। आगे ऐसे पकड़ के चलो। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is an expenditure of the firm. Yes, interest on capital is expenditure. Agree. Right? Agree. Partnership is an association of 2 or more persons. Agree. Partners are entitled to get salary commission. Entitled. Is it their right? No. Entitled मतलब right है. No. You are a partner. आप partner हो, काम करने के लिए partner हो. You are not doing some favor to the firm. It is not a right. जैसे अगर आप किसी फैमिली में बर्थ लेते हो तो बाय राइट यू आर ए मेंबर, राइट ना। एचयूएफ में, हिंदू अनडेड फैमिली में, आप बाय योर बर्थ यू बिकम पार्टनर ना, बट आप यू बिकम को पार्टनर, राइट। बट अगर आप पार्टनर हो तो आपको सैलरी लेने का राइट नहीं है। इफ एग्रीमेंट इज देयर, पार्टनर्स एग्रीज टू पे यू सैलरी, देन ओनली यू आर इंटाइटल्ड टू सैलरी। सो बाय राइट इट्स नॉट राइट, try to understand. Actually obligation not to take salary. When you learn section 9 to 13 in the Indian Partnership Act, there are rights and liabilities of the partners. So usme one of the liability is not to claim remuneration. It is an obligation कि आपने remuneration नहीं मांगना चाहिए. Try to understand. So this is I do disagree, right? Disagree. Next. The balance of the capitals, the balance of capital accounts remains constant under fixed capital method. Yes, agree. वही तो पर्पस है फिक्स कैपिटल का, बैलेंसेस को सेम रखना, बराबर। आगे agree. In Indian Partnership Act, the Indian Partnership Act came into existence in the year 1945, 1932, 1932. ठीक है। आगे 1 अक्टूबर 1932 है शायद से, 1 अक्टूबर 1932, एक्सेप्ट सेक्शन 56 जो 1 साल के बाद एप्लीकेबल हुआ। फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट commencement of the act 1st October 1932, except section 69, sorry, right, which came into effect after exactly 1 साल के बाद। सेक्शन 69 किसके बारे में बोलता है? इफ यू डोंट रजिस्टर द फर्म, देखो पार्टनरशिप एक्ट आपको फर्म रजिस्टर करने को कंपल्सरी नहीं करता, एक्सेप्ट महाराष्ट्र, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द फर्म, बट इनडायरेक्टली आपको मैंडेटरी करता है रजिस्टर करने को, बिकॉज देयर आर सम डिसेबिलिटीज। लाइक एग्जांपल, आई एम अनरजिस्टर्ड फर्म, वी आर द पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म, वी कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनीवन। राइट होता है ना कि वी, अगर सपोज हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो ब्रीच करता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है, तो हमने उसको कोर्ट में लेना चाहिए ना, हमें राइट नहीं है। आप रजिस्टर्ड फर्म हो तो ही आप कोर्ट में जा सकते हो, तो नहीं, वो हम पे कर सकता है लेकिन केस, समझा, वो हम पे केस करेगा बट हम नहीं कर सकते। मतलब वो उसका सामने वाला उसका राइट हमारे अगेंस्ट एक्सरसाइज कर सकता है, बट हम हमारे राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते बिकॉज वी आर अनरजिस्टर्ड। तो ये सेक्शन 69 में लिखा है कि अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट अदर्स। डायरेक्टली आप मतलब ऐसे कुछ कर दिया कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट टू रजिस्टर। आपको बोला नहीं है कि रजिस्टर करो, लाइक आधार कार्ड में, चलो लोग क्या बोल रहे थे तब मोदी ने आधार कार्ड स्टार्ट किया तो क्या बोला गया कि लोग बोलने लगे हमारी प्राइवेसी वगैरह ये सब चीजें आ गई, ठीक है मत निकालो, बट हर जगह पे आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया। किधर भी जाना है तो आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ा, आधार कार्ड निकालना ही पड़ा। अरे गेटिंग माय पॉइंट, मैं भी बोला कौन गांव में जाके या किधर जाके आधार कार्ड निकाल दे, मैंने भी नहीं निकाला, बाद में मुझे निकालना पड़ा। मतलब मेरा वो रीजन नहीं था प्राइवेसी वगैरह, बट मैं बोल रहा हूँ कि यार कब जाऊंगा कब निकालूंगा, सब चीजें सही थी, वो तब भीड़ भी बहुत होती थी, तो बोले बाद में निकालूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
मैंडेटरी चीज, बट आपको निकालना पड़ता है बिकॉज हर जगह पे वो कंपल्सरी कर दिया। वो सामने वाला बोलता है आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वैसे ही है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, ये लिमिटेशन क्या है कि आप किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, बट सामने वाला आपके केस कर सकता है। आप आपके पार्टनर के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकते। पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया, आप उसको कोर्ट में नहीं लेके आ सकते। दिस इज सेकंड। एंड तीसरा एक सेट ऑफ की कंसेप्ट है। सेट ऑफ 100 रुपीज के ज्यादा सेट ऑफ नहीं मिलता, तो वो एक्चुअली कोई यूज भी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, तो 3 डिसेबिलिटीज है सेक्शन 16 गिव्स। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट थर्ड पार्टीज फॉर द राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने किसी के हम पार्टनर से अनरजिस्टर्ड फर्म के, हमने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड वो राइट देता है हमें, वो राइट दैट गिव्स राइट, उसके लिए नहीं। हाँ, एग्जांपल किसी ने मर्डर किया है, हमने देखा है, तो हम उसके अगेंस्ट केस डाल सकते हैं, वो दैट इज नॉट आउट ऑफ राइट कॉन्ट्रैक्ट। सो राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते, राइट? ऐसे। दूसरा है ए पार्टनर कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट अदर पार्टनर और द फर्म। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस है। कोर्ट आपकी सुनती नहीं, पहले चेक करेगी रजिस्टर है अनरजिस्टर्ड है। तो कोर्ट सुनेगी कब? बोलेंगे पहले रजिस्टर करके आओ फिर कोर्ट में आओ, समझा? कोर्ट सुनेगी बट पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट? तो लॉ में कहाँ पे भी नहीं लिखा कि कब रजिस्टर होना चाहिए। फर्म चालू होने के पहले रजिस्टर करो, चालू होने के बाद रजिस्टर करो। कोर्ट में जब केस आएगी ना, उस दिन आप रजिस्टर होनी चाहिए बस। बट सो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ पे भी नहीं लिखा है। जिस दिन आपको कोर्ट में केस डालोगे ना, उस दिन आपकी फर्म क्या होनी चाहिए? लाइक मुझे किसी का केस डालनी है, मैं अनरजिस्टर हूं, तो पहले मैंने क्या करना है? रजिस्टर करना है, और फिर मैंने कोर्ट के दरवाजे पे जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इनडायरेक्टली रजिस्ट्रेशन इज मेड मैंडेटरी, इनडायरेक्टली, स्ट्रेट अवे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे अगर उन्होंने कंपल्सरी कर दिया ना इंडिया में, तो सेक्शन 69 करने की जरूरत ही नहीं होगी। सेक्शन 69 अपने आप क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिस दिन वो कंपल्सरी हो जाएगा, सेक्शन 69 एबॉलिश हो जाएगा, मतलब आपका कम हो जाएगा पढ़ना एक सेक्शन। आगे नेक्स्ट, सो आगे फर्स्ट लेक्चर तो लिख लेना वहां पे, 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932। देन ठीक है, आप याद भी रख सकते हो, मिड ऑफ द ईयर है 1932 का। 1 अक्टूबर याद रहता है हमेशा सबको, राइट? 30 सितंबर 1 अक्टूबर मिड होता है ना आपका ईयर है। हाँ, आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन, वो फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाता है। डिसएग्री, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लिखना डिसएग्री और डैश करके लिखना फाइनेंशियल रिजल्ट्स, वो दिखाता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, वो क्या दिखाता है आपका? फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यहाँ पे आगे, और फाइनेंशियल पोजीशन इज शोन बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम है पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है, बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट व्हेन ऑन ए 31 मार्च, 1 तारीख की बात करता है वो। बैलेंस शीट कीप्स ऑन चेंजिंग, बैलेंसेस कीप्स ऑन चेंजिंग। आगे, amount borrowed by partner from a business will be debited to current account. Amount borrowed by partner from business, borrowed by partner from business, करंट अकाउंट को नहीं, उसको लोन टू पार्टनर रहेगा ना। जब पार्टनर हमसे लोन लेगा तो हमारी एंट्री क्या आएगी? लोन टू पार्टनर टू कैश। करंट अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट में ड्रॉइंग्स आएगा। ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स अलग, पार्टनर देखो, पार्टनर से 2 पैसे लेते हो, एक कैपिटल लेते हो या लोन लेते हो, अलग अलग। पार्टनर फर्म को कैपिटल देगा, वो कैपिटल अकाउंट, लोन देगा, लोन फ्रॉम पार्टनर, बराबर। पार्टनर हमसे पैसे लेगा, या तो ड्रॉइंग्स बोल के लेगा या लोन बोल के लेगा, ठीक है? तो ये लोन टू पार्टनर होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, आई थिंक डिसएग्री होगा, चाहिए तो चेक करो पीछे, हैज टू बी डिसएग्री, कंफर्म करो चाहिए तो। क्या लिखा है? डिसएग्री, अग्री, क्या लिखा है उन्होंने? अमाउंट बोरोड बाय पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस इज डेबिटेड टू करंट अकाउंट, ठीक है? अरे बोरोड लिखा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं बोरोड। विड्रॉन होता तो ऑब्वियसली ड्रॉइंग्स तो करंट अकाउंट में, बोरोड की वजह से बोला है। देयर आर 2 अकाउंट्स ना, असेट साइड पे लोन टू पार्टनर रहता है
एंड लाइबिलिटी पे लोन फ्रॉम पार्टनर। अब जब आप डिसोल्यूशन करोगे तो पार्टनर का जो लोन रहेगा ना, लोन असेट साइड पे जो रहेगा, हम उसके कैपिटल में डेबिट मारते हैं। तो आप उस एंगल से देख सकते हो। ठीक है, आगे सोल्ड, सेल हुआ है, बट undispatched goods must be part of valuation of the closing stock. Sold but undispatched, हमारे गोडाउन में पड़े बट हमने सेल किए। जब सेल हुए, जो गुड सेल हुआ है वो कभी क्लोजिंग स्टॉक में आ सकता है क्या? नहीं, भले वो आपके पास क्यों ना पड़ा हो, सेल की एंट्री हुई है तो अपना अपना हुआ क्या? नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लड़की शादी होने के बाद गांव में उसकी उधर चली गई, फिर घर आती है, इसका मतलब वो हमेशा के लिए आ गई क्या? अरे नहीं, जनरली बोल रहा, हो भी सकता है बोल। ठीक है, आगे जो सेल हो गया वो सेल हो गया। अरे सो इट इज a part of valuation of closing stock? Disagree. As it is sold, right, ownership is transferred, so it is a part of sales and not a part of closing stock, should not be included in the closing stock. ठीक है, सपोज ऐसे लिखा है आपके गोडाउन में 10 लाख का स्टॉक है एंड उसमें से 1 लाख का स्टॉक, उसमें से 1 लाख का स्टॉक आपने सेल किया और आपके पास पड़ा है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए? 10 लाख या 9 लाख आना चाहिए? 9 लाख। ठीक है, आगे कैरेज इनवर्ड इज ए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड मतलब एक्सपेंस, ओवरहेड मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है ओवरहेड। ठीक है, सो कैरेज इनवर्ड इज परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड इज सेलिंग। तो यहाँ पे लिखना डिसएग्री एंड दूसरा लिखना कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब परचेस करते टाइम, आउटवर्ड मतलब सेल करते टाइम। Then gross profit is an operation profit. I think answer should be disagree होना चाहिए, because ऑपरेशनल प्रॉफिट अलग होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है। चेक करो, ऑपरेशनल ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेशनल प्रॉफिट अलग होता है। ऑपरेशनल प्रॉफिट इज बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, उसके बीच में एक प्रॉफिट होता है। डिसएग्री तो लिख लेना डिसएग्री। देखो ऑपरेशनल प्रॉफिट मतलब क्या, ये आपका जीपी आ गया पीएनएल में, यहाँ पे जीपी आ गया। ठीक है, जीपी आ गया, कहां से आ गया? ट्रेडिंग से आ गया, बराबर। आपके इनकम दो टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल इनकम्स। नॉर्मल इनकम्स एंड एबनॉर्मल इनकम एंड एबनॉर्मल। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल एक्सपेंस, एबनॉर्मल मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एबनॉर्मल गेन मतलब लाइक एग्जांपल विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? एबनॉर्मल इन द नेचर मतलब एवरी ईयर नहीं आते वो, एबनॉर्मल एक्सपेंस। एंड ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है नेट प्रॉफिट, ये मिलता है आपको नेट प्रॉफिट। सो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉट सॉरी व्हाट इज नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉर्मल इनकम प्लस एबनॉर्मल इनकम माइनस नॉर्मल एक्सपेंस माइनस एबनॉर्मल एक्सपेंस, ये आता है आपका नेट प्रॉफिट। हम ऐसे लिखते नहीं, बट सम आइटम्स आर नॉर्मल, सम आइटम्स आर एबनॉर्मल। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट में नॉर्मल इनकम ऐड करते हो एंड नॉर्मल एक्सपेंस माइनस करते हो तो आपको मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट, और जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल। सो एक्चुअली हम कभी भी ऑपरेशनल प्रॉफिट पी&एल में दिखाते नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट इट लाइज बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। So gross profit is not operational profit, even net profit is also not operational profit. ये इन दोनों के बीच में कहाँ पे तो रहेगा? Are you getting my point? There is a concept of cash profit as well. Cash profit भी होता है, मतलब कैश में कितना मिला, like bad debts is not cash, depreciation is not cash, provisions, पर हम उनको डेबिट करके नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट में कोई कैश आइटम्स रहते, कोई नॉन कैश आइटम भी रहते, लाइक डेप्रिसिएशन। तो जब हम उनको नॉन कैश आइटम्स को निकालेंगे तो हमें क्या पता चलता है? कैश प्रॉफिट। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखने का तरीका है, बिकॉज हम जब एनालिसिस करते हैं ना तब हम देखते हैं कितना कैश प्रॉफिट है वगैरह वगैरह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एनालिसिस के लिए अलग अलग नाम है, सो हर एक का पर्पज अलग है। हाँ, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट,
राइट, EBIT ना, इंटरेस्ट टैक्स, हाँ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। आगे अलग अलग नाम है हर एक के। नेक्स्ट आगे, ओके, ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस। फाइनेंशियल एक्सपेंस लाइक बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, एग्जांपल डिस्काउंटिंग चार्जेस इन केस ऑफ बिल्स वगैरह, ये सब किस में आएंगे? P&L में आएंगे। दिस इज एग्री, एग्री, ठीक है, एग्री। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक्चुअली वो ट्रेडिंग को क्रेडिट होगा एंड P&L को डेबिट होगा। यहाँ पे लिखना डिसएग्री, रीजन लिखना क्रेडिट टू ट्रेडिंग एंड डेबिट टू P&L। डेबिट टू P&L, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मैडम? आगे, हाँ ये कैलकुलेशन, चलो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है बट अच्छे कैलकुलेशन है, ले लो। कैलकुलेट द फॉलोइंग, वहां पे सामने डैश करके लिख सकते हो, ठीक है, अलग से मत लिखते बैठो, उधर ही लिख देना। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्या करोगे, 30,000 डिवाइडेड बाय कितना, 100 माइनस 10, अंडर वैल्यूड हुआ तो 100 माइनस 10, राइट ना। अगर अंडर वैल्यू हुआ है तो 100 माइनस 10, ओवर वैल्यू होता तो 100 प्लस 10, राइट, इज इक्वल टू, बोलो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ना, 30,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा रे? नहीं ज्यादा आएगा कुछ तो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ये अंडर वैल्यूड हुआ या अंडर वैल्यू करना है उसको? क्या लिखा उन्होंने आंसर पीछे देखो, करना है, आर यू श्योर? आंसर क्या 27,000 है उनका? इसका आंसर नहीं है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक बोला है ना। सो ले लो कितना आएगा, 30,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 33,333, हाँ कितना आएगा, 30,333 आएगा शायद से, हाँ मेरे हिसाब से लिखो 30,333, 33,333, उधर है ना मेरा, ये रहेगा नवनीत वाला, लेके आ वहां पे। रतन को बोलो तू भी दो, उसको नहीं समझेगा अच्छी चीजें। आगे क्या, नहीं तू देखना उधर, इसमें रहेगा, शेल्फ में रहेगा, देख शेल्फ में देखता, हाँ देखो यहाँ पे, कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अच्छा देखो, 2,20,000 फॉर 1 ईयर एंड 10,000 फॉर 6 मंथ्स, उधर ही लिखो 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%, मल्टीप्लाई बाय 12/12 कितना आएगा रे वो? 2,20,000 का 12.5 कितना आएगा? 10% आएगा 22,000, 10% आएगा 22, 1% आएगा 2,200, तो 22,000, 10%, 2,200, 1%, हमें 2% चाहिए ना, मतलब अच्छा ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूँ, नहीं रे नवनीत प्रॉपर रहेगा, डाइजेस्ट रहेगा, आई मीन ये 2% अगर 0.5% आएगा 1,100, तो कितना आएगा रहेगा? 4, 5, 4, 6, 7, 27,000 कितना 500, एंड 10,000 पे 6%, सॉरी 12.5% फॉर 6 मंथ्स। ऐसे क्वेश्चन है, उन्होंने मैंने प्रैक्टिस टेस्ट चेक किए उसमें 10% कितना चाहिए हमें? 12.5% चाहिए ना, 10,000 का 10% 1,000, 10% हमें 12 चाहिए, 100 100 ये 12% हो जाएगा,
50 हो जाएगा आपका, ये 12.5 हो जाएगा पूरे साल का। ये 10% है, ये 1% है, ये 1% है, ये 0.5% है, हो गया 12.5%। कितना आ गया? नहीं है, जाने दे फिर, ठीक है आगे। ठीक है, ये लास्ट वाला उठा शायद से वो रहेगा, उधर देख। हाँ कितना है बोलो? ये 1250, ये पूरे साल का आ गया। हाफ ईयर का रहेगा 625। ठीक है, इसका भी रहेगा तो चल जाएगा टारगेट का। उन्हें आंसर दिया होंगे, आंसर कंफर्म करने को पहले उसके नीचे वाला रहेगा। आगे ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम डाल देना। क्या लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम, इसने तो आंसर लिखा है शायद से। हाँ, तेजस बोल रहा है सर 30,333। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 September 2019, year ending 1st September 2019, amounted to 1,500. Calculate the prepaid insurance assuming year ending on 31st March 19। कितने मंथ्स प्रीपेड हो गए? ईयर कब खत्म हो रहा है? ईयर कब खत्म हो रहा है? 31st March 19 को खत्म हो रहा है। और इंश्योरेंस का पीरियड कब खत्म हो रहा है? 1 September, मतलब सितंबर नहीं पकड़ना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 months। So 1,500 is for 12 months, बराबर ना? तो 5 months is prepaid। कितना आएगा? निकालो। वन 125 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 कितना आएगा? 620। लिखो वहां पे कैलकुलेशन लिखो, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12 करो। यस एवरीवन, यहाँ पे टारगेट में भी 30,333 दिया है। वो परफेक्ट है अपना 33,333, ये बराबर है 30,333। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 625। समझा 625 कैसे आया? मार्च से सितंबर एंड देखो, सॉरी अगस्त एंड देखो। ठीक है, 5 months। आगे फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ढूंढना है। परचेसेस 30,000, सेल्स 15,000, कैरेज इनवर्ड 2,400, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज रिटर्न 1,000, क्लोजिंग स्टॉक 36। मैं यहाँ पे लिखा था, ध्यान देना। अब ये क्या ट्रेडिंग अकाउंट करना है यार? हाँ बोलो, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा है उन्होंने? ओपनिंग स्टॉक नहीं है ना? नहीं। परचेस कितने के? 30,000 माइनस 1,000, परचेसेस आर है क्या? अच्छा, कितने का ओपनिंग स्टॉक? 10,000। हाँ ले लो, कितने का? 10,000 ओपनिंग स्टॉक। ओके, नेट परचेसेस, नेट परचेस कितने के मैडम? नहीं, 30 माइनस 1 29, मैंने डायरेक्ट नेट ले लिया। कैरेज इनवर्ड है मैडम 2,400। हाँ, उधर सेल से 15,000 का, सेल से 15,000 का। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 36। क्या? परचेस से, सेल से, कैरेज इनवर्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेस, सेल्स रिटर्न। इसकी टोटल आ रही 41,000, नहीं 51,000। क्रेडिट टोटल इज 51। माइनस 600, 1 कैरिड, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 2 42 मतलब 9,600। यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 9,600, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 9,000। परफेक्ट, 9,600 ग्रॉस प्रॉफिट इज 9,600। आगे नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 9,600। आगे बोरोड फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 लाख। लोन कितने का है? 2 लाख का। कब बोरो किया? 1 October 2019। कब बोरो किया? 1 October 2019 at the rate of 15% per annum. Calculate interest on loan for 1920 assuming that year ends on 31st March। हमने बोरो किया
देखो 1920 ईयर, 1920 ईयर बोरो कब किया मैडम? 1 अक्टूबर। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा मैडम? 6 मंथ्स, अक्टूबर से मार्चिंग। सो यहाँ पे लिखो 2 lakhs पे 15% फॉर 6 मंथ्स, 15,000 आएगा मेरे हिसाब से, 15,000। क्योंकि 2 lakhs का 10% आता है 20,000, 5% रहेगा 10,000, टोटल रहेगा 30,000, और मुझे हाफ मंथ का चाहिए 15,000, बराबर ना? 15,000। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जो मिस है, कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विथ योर कंपनी अकाउंट्स। अच्छे से कंपनी अकाउंट्स करना है। 111, ओके। यस, इसके क्वेश्चन ही नहीं किए थे, एक भी नहीं किया था हमने, ठीक है, ठीक से करना है। पानी में 111 फर्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट concerns render services to public at large, commercial services, social services, individual services, group services. Social. Donation for scholarship, donation for scholarship fund is, scholarship fund specific है ना fund, तो ये कैपिटल रिसीट रहेगा। पहले तो डोनेशन आया ना, मतलब रिसीट है, पहले तो ये समझ लेना, इट इज नॉट एक्सपेंडिचर। यू रिसीव डोनेशन, हम एनपीओ है तो हमारे लिए रिसीट है, तो एक्सपेंडिचर के 2 ऑप्शन चले गए, या तो कैपिटल है या रेवेन्यू है। डोनेशन फॉर यूर स्कॉलरशिप फंड ये लायबिलिटी में रहेगा ना, तो लायबिलिटी मतलब कैपिटल, बैलेंस शीट मतलब कैपिटल, तो ये आ गया आपका कैपिटल रिसीट, ठीक है, समझा? कैपिटल रिसीट आगे वो लायबिलिटी में ऐड होता है, यहाँ पे लिख लेना, ऐड इन स्कॉलरशिप फंड ऑन द लायबिलिटी साइड, ऐड इन स्कॉलरशिप फंड on liability side, on liability side, on liability side लिखो, सामने हिंट लिख देना, मतलब क्लिक होगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डाइजेस्ट अकाउंट, कैपिटल रियल पर्सनल नॉमिनल। इनकम एक्सपेंडिचर आपको प्रॉफिट लॉस देता है, सरप्लस डेफिसिट, तो कौन सा रहेगा? नॉमिनल। कोई भी अकाउंट जो आपको प्रॉफिट लॉस देता है, लाइक रिवैल्यूएशन, like P&L, trading, income and expenditure, right? ये सब accounts, even realization account, kind of nominal account, ठीक है। आगे outstanding subscription at the end, outstanding at the end represents, outstanding at the end, receivable at the end is asset। अरे at the end हो या at the beginning हो, outstanding subscription is in asset only ना। ओपनिंग आ रहा है तो ओपनिंग एसेट रहेगा, क्लोजिंग रहेगा तो क्लोजिंग एसेट रहेगा, ठीक है। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज, एनीथिंग रिसीव्ड एडवांस इज लायबिलिटी। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, बोलो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर जो ऑनलाइन है, भाई तुम लोग ध्यान देना, नहीं तो ऐसे नहीं कि चल रहा है, ठीक है। आगे सरप्लस, ठीक है, सरप्लस। Not for profit concerns prepares dash account instead of P&L account, income and expenditure instead of P&L बोला है भाई, income and expenditure। The closing balance of recent payment account usually represents, recent payment का closing balance क्या रहता है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। recent payment मतलब कैश अकाउंट ना, या बैंक अकाउंट, दोनों का कॉम्बिनेशन, सो इट रहेगा कैश एंड बैंक बैलेंस। अगर नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा रिसेंट पेमेंट वाला, वो देखो पता चलेगा, ठीक है। आगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ बिल्डिंग इज विच एक्सपेंड, ये अकाउंट क्या आएगा? परचेस ऑफ बिल्डिंग की एंट्री क्या आएगी? बिल्डिंग टू कैश। अकाउंट कौन सा डेबिट हुआ? असेट, मतलब ये कौन सा रहेगा? कैपिटल, ठीक है। एसेट डेबिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट लिखने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंस डेबिट हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे वन वर्ड, द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस
providing services to the society only, NPO, not for profit. ठीक है, क्या चैप्टर का नाम, नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा है, नॉन या नॉट, आर यू श्योर ना, चेक करना क्या नाम लिखा है टेक्स्ट बुक में, हाँ वही आंसर आएगा आपका, अलग अलग नाम रहते हैं, कभी कोई नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं, नहीं अरे वो पता नहीं वो, इसलिए मैंने बोला नॉट फॉर प्रॉफिट ना, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला, हाँ आगे, एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इंस्टेड ऑफ P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कैपिटल रिसीट, आर यू श्योर, अच्छा वो कैपिटल रिसीट है ये मुझे पता है, स्पेसिफिक डोनेशन ऐसे वर्ड नहीं होगा, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट मतलब लायबिलिटी में ऐड होगा, कैपिटल रिसीट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट में ऐड होता है, कैपिटल रिसीट लायबिलिटी में ऐड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट, असेट में ऐड होगा, कैपिटल रिसीट लायबिलिटी में ऐड होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में ऐड होगा, रेवेन्यू रिसीट इनकम में ऐड होगा, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, रेवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसीट इनकम में ऐड होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में ऐड होगा, कैपिटल कैन बी एक्सपेंडिचर और रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट में ऐड होगा, कैपिटल रिसीट लायबिलिटी में ऐड होगा, आगे द रिसीट्स व्हिच आर नॉट रिकरिंग इन द नेचर, कैपिटल रिसीट, नॉन रिकरिंग रिसीट्स आर कैपिटल रिसीट्स, an account which records only revenue items, in case of not for profit only revenue, income and expenditure, income and expenditure में revenue items आते हैं बराबर ना, income and expenditure, income and expenditure, account which records only cash transactions, receipt and payment, मोहित समझ में आ रहा है क्या मोहित, good, then the income which is earned during the year but not received, earned but not received, outstanding income, और income receivable, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, और income receivable, credit balance of income and expenditure, credit is either income or liability, credit balance या तो income हो सकती है या ये surplus है, मतलब इसको क्या लिखेंगे, नेक्स्ट द एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज, द एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर टोटल लायबिलिटीज, कैपिटल फंड, ऑब्वियसली कैपिटल फंड, कोई लोग उसको जनरल फंड भी बोलते हैं, कैपिटल फंड इज आल्सो कॉल्ड एज जनरल फंड, जनरल मतलब कैपिटल फंड मतलब किसके लिए भी यूज हो सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, आगे लेकिन आपके इसमें दे डोंट से जनरल फंड, दे से कैपिटल फंड, फाउंडेशन में दे कॉल जनरल फंड जनरली, ठीक है, ऑल सच रिसीट्स व्हिच आर नॉन रिकरिंग इन द नेचर एंड नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ए कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, आगे सी ट्रू और फॉल्स, राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, ट्रू, ठीक है, ट्रू, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट लॉस नहीं बना क्या, इनकम एक्सपेंडिचर, फॉल्स, दे प्रिपेयर विच इनकम एंड प्रॉफिट लॉस की वजह से फॉल्स है, दे प्रिपेयर विच अकाउंट income and expenditure, there is no difference between receipts and the payment account and income and expenditure account, अगर डिफरेंस नहीं होता तो ऐसे क्वेश्चन में क्यों देते, सानिका मैडम बराबर है, फॉल्स, आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स इधर सरप्लस और डेफिसिट, ट्रू, क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो सरप्लस, डेबिट बैलेंस रहेगा तो डेफिसिट, receipt and payment account do not have any opening balance,
फॉल्स, एक्चुअली उसका ओपनिंग बैलेंस होता है, दैट इज ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस, बराबर। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट, फॉल्स। Purchase of sports equipment is a capital expenditure. When you purchase equipment, into this equipment account debit to cash, asset debit हो रही है, मतलब ये कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, ट्रू, ठीक है, ट्रू, समझा। एसेट है तो कैपिटल, एक्सपेंस है तो रेवेन्यू। आगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रियल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट। Recent payment account contains only transactions related to current year. Recent payment में previous year भी हो सकता है, current year भी हो सकता है, next year. Recent payment भले इस एक साल के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च बनाया जाता है, बट इस पीरियड में जो जो पैसा आ गया प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, सब कुछ हो सकता है, तो दिस इज फॉल्स। सो ट्रांजैक्शन किसी भी ईयर के रह सकते हैं रिसेंट पेमेंट। Excess of assets over liabilities is called a capital fund, true, बराबर। आगे, not for profit organization never क्या is never engaged चाहिए था ना, is never engaged in profit making activities। ट्रेडिंग या प्रॉफिट, ट्रेडिंग करते रहे वो, दे डू ट्रेडिंग। एग्जाम्पल, आपके स्कूल वाले आपको क्या बुक्स नहीं बेचते क्या, आपको नोटबुक्स, आपको आपके स्कूल में आप ड्रेस कहाँ से लेते थे, जनरली स्कूल से ही ना, जनरली 99% स्कूल, नोटबुक्स, स्टेशनरी, तो दे डू ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू सम एक्सटेंट। मे बी वो प्रॉफिट कमाते नहीं होगा तो उनको पता, लेकिन पर्पस क्या है कि कम दाम में बच्चों को अवेलेबल करवा के देना, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली दे डू सम ट्रेडिंग। आप टेंपल में जाते हो, वो प्रसाद वगैरह बांटते हैं, शिरडी चलो मेरे साथ में दिखाता हूं आपको, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए एक एक लड्डू। तिरुपति में है क्या, दे डोंट चार्ज ना, दे चार्ज, तो दे डू सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग। नहीं, मुझे लगा ये फ्री में, अच्छा, यू हैव टू पे, हाँ, शिरडी में एक भी फ्री नहीं है, शिरडी में आपको, हाँ, नहीं है, आई नो, अरे शिरडी में फ्री नहीं है, लंच फ्री है, लंच फ्री है शिरडी में, लेकिन वो शिरडी का बहुत दूर है लंच, उनकी गाड़ी है एक्चुअली, वो लेके जाती है ऐसे। सो मैं बोल रहा हूँ, दे डू सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग, बुक्स सेल करते हैं, बराबर ना, बुक्स वगैरह सेल होते हैं उनके, आप देखो ना। सो काइंड ऑफ ट्रेडिंग होता है, ऐसे कुछ नहीं है, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑब्वियसली। सो यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट आंसर इज प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिंग करने दो, बट मोटिव प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस, अरे सर्विस था ना, ऊपर लिखा था ना सर्विस। Recent payment account falls under the category of real account, but ये wrong है। मैंने पहले कभी बोला था, actually it is not a account, it is a summary, it is a statement बोला था मैंने, अकाउंट नहीं है। बट आपके 12th के इसमें you say it is a real account, recent payment को आप 12th में बोलते हो real account, वो अगर आप फाउंडेशन में देखोगे तो you say it's not a account, it is just a summary। एक्चुअली recent payment का to and by नहीं यूज होता है, आप receipt साइड पे to लिखते हो, recent payment का देखा होगा आपने, to cash, टू सब्सक्रिप्शन से, टू एक्चुअली टू नहीं लिखा जाता, ये समझ लेना। रियल लाइफ में जब आप रिसीव पेमेंट देखोगे ना, यू विल नेवर फाइंड टू एंड बाय, बिकॉज इट इज नॉट अकाउंट, ठीक है। आगे, मतलब जब हम फाउंडेशन में आंसर्स लिखते हैं ना, रिसीव पेमेंट हम कभी टू एंड बाय नहीं लिखते, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट द अकाउंट। लिखेंगे तो भी इश्यू नहीं है, नहीं लिखता तो भी चलता है, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो वहां पे टू बाय मिलेगा आपको, ठीक है। आगे, in recent payment account the summary of dash dash transactions are recorded। कैश ट्रांजैक्शंस रहेगा, डे टू डे नहीं रहेगा, चेक करो पीछे, शुड बी कैश, रिसेंट पेमेंट कैश ट्रांजैक्शन की समरी होती है ना। अब पूरे साल में जितनी सब्सक्रिप्शन आ गया, एक ही लाइन में लिखा होगा टू सब्सक्रिप्शन रिसीव,
पूरे साल में जितनी सैलरी पे की होगी, एक ही इसमें लिखा होगा बाय सैलरी पेड, तो वो जो समरी है उसके अलग अलग आपको क्या रहेंगे, डिटेल्स रहेंगे, तो कैश ट्रांजैक्शन रहेंगे। इट इज अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। आगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए ट्रेडिंग कंसर्न। क्रेडिट साइड ऑफ रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट शोज कैश। रिसेंट पेमेंट की क्रेडिट साइड क्या दिखाती है, कैश आउटफ्लो या पेमेंट है, पेमेंट्स, ठीक है, हाँ, कैश पेमेंट्स, आउटफ्लो पेमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट, ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल। मुंबई यूनिवर्सिटी क्या लिखा ध्यान देना, मुंबई यूनिवर्सिटी, राइट, हाँ, मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डाइजेस्ट अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप लोग लिख लेना वी बिलोंग टू पुणे यूनिवर्सिटी, सो वी डोंट नो। आगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दे मीन इट इज एनपीओ। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट्स। सब्सक्रिप्शन हम उनसे एवरी ईयर लेते हैं ना, रेवेन्यू। आगे, the transaction recorded in income and expenditure account are related to any of the income and expenditure account are related to only current year, इस ईयर करेंगे। देखो, हमें सब्सक्रिप्शन 3 साल का मिलता है, सपोज उसमें से इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा आता है, करंट ईयर। यू पे सैलरी फॉर 3 इयर्स, प्रीवियस ईयर की सैलरी, करंट ईयर की सैलरी, नेक्स्ट ईयर की सैलरी, बट इसमें से एक्सपेंडिचर में कौन सी सैलरी आती है, करंट ईयर। इनकम एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर ईयर का होता है, ठीक है, तो करंट ईयर। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अरे वन सेंटेंस जान यार, वो मैं दे दूंगा आपको राइटिंग में, डोंट वरी, ठीक है। कंप्लीट द टेबल। हाँ, इनकम इज 10,000, देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 5,000, सो व्हाट इज एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, ऊपर लिख देना वो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सरप्लस। हाँ, तो 10,000 इनकम है, एक्सपेंडिचर कितने का होना चाहिए, 15,000, तो डेफिसिट 15,000, सॉरी 5,000 का डेफिसिट। इनकम इज 8,000, दिस इज सरप्लस ऑफ 4,000, गुड। एक्सपेंडिचर 15,000 का है एंड दिस इज सरप्लस ऑफ 8,000, तो इनकम कितना होना चाहिए, 23। अच्छा, 7,500 की इनकम है, 9,000 का एक्सपेंस है, डेफिसिट। 15,000 की इनकम है, 11,300 का एक्सपेंडिचर है, 4,700 ना, आर यू श्योर, हाँ 3,000, अच्छा 3,000, मैडम ठीक है। आगे, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको ढूंढना है सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल सैलरीज 1,100, क्या लिखा है नहीं समझा मुझे। अच्छा, इस साल का कितना, क्या टोटल पेड कितना है, 1,100, यार नहीं समझा। अच्छा, उसमें से 1,100 प्रीपेड है क्या, ठीक है। अच्छा, सो टोटल पेड 1,100, उसमें से प्रीपेड 100, तो करंट ईयर का कितना हो गया, 1,000। चेक करो, आंसर नहीं दिया होंगे ना उन्होंने, एक सेकंड, ऐसे करना होगा शायद, कि दिया है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, 2,700 टोटल पेड, उसमें से 2,000 इस ईयर का है, तो प्रीपेड कितना हो गया, 700। अच्छा, अरे वो टाइम पास है, 8,250, उसमें से करंट ईयर का 6,650 है, तो कितना हो गया बोलो। नहीं, ये करना था मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं मिस होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए एग्जाम में कुछ समझा नहीं। ले लो, कितना है, 1,600, हाँ लिखो 1,600, लिखते चलो टेक्स्ट बुक में, कुछ नहीं होता है। आगे, टोटल पेड 1,200 है, उसमें से आउटस्टैंडिंग 200 है मैडम, हाँ बराबर ना, करंट ईयर का 1,400,
आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीपेड माइनस होगा ना. सो पेड इज 1200, पेड इज 1200, आउटस्टैंडिंग इज 200, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1400. लिखो वहां पे 1400, वहां पे लिखो 1400. हाँ ये देखो ये ऐड होगा, ठीक है. ये होगा यहाँ प्रीपेड माइनस होगा, पेमेंट से प्रीपेड माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग क्या होगा ऐड होगा. चाहिए तो ऐसे लिखो, मतलब क्लिक हो जाएगा आपको. हाँ 600 आउटस्टैंडिंग है, 600 आउटस्टैंडिंग है एंड 5100 करंट ईयर का है. तो पेमेंट कितना हुआ होगा 4500, 4500. चाहे तो पीछे चेक करना, बराबर आंसर होना चाहिए. अच्छा पेमेंट, टोटल पेमेंट 1800 का है एंड एक्सपेंडिचर आपका 2200 का. तो आउटस्टैंडिंग कितना है 400. माँ कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछते ना कोई, आपको वो छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के नहीं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. रिसीव्ड में से, रिसीव्ड एडवांस क्या होगा ऐड होगा या माइनस होगा, रिसीव्ड में से माइनस होगा, तो ये माइनस होगा. 1300 माइनस 200 कितना आएगा, इनकम में कितना रहेगा 1100. अच्छा रिसीव एडवांस 400 है, करंट ईयर का 1400, टोटल कितना मिला 1800. यू रिसीव 2650, यू रिसीव 2650, उसमें से इस ईयर का 2000 है, तो रिसीव एडवांस कितना हो गया 650. अच्छा रिसीव्ड में एक्रूड, एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग क्या होता है ऐड, एक्रूड होता है ऐड. बोलो अब. सो आपका 290 आउटस्टैंडिंग है और टोटल एक्सपेंड, टोटल इनकम हो गया 3190. तो यू रिसीव्ड हाउ मच 2800, 2800 ना 900. 1700 received, आउटस्टैंडिंग इज 450, तो टोटल इनकम हो गई 2150. उन्होंने इनकम फॉर द ईयर लिखा है ना. अच्छा हाँ 2600 रिसीव्ड, 500 आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, टोटल कितना हो गया 3100. ठीक है आगे. इतना करने से उन्होंने इधर प्लस माइनस लिखना था, तो जल्दी समझ में आता. आगे कैलकुलेट द फॉलोइंग. फर्स्ट वहां पे ही सामने लिखना है 10% per annum depreciation furniture for 3 months, 50,000 multiplied by 10% for 3/12, 50,000 का 10% 5,000, 3/4 मतलब सॉरी 3 months मतलब 1/4, 5,000 के 4 हिस्से करने 1250 का रहेगा, 1250 आंसर रहेगा. लिख लेना 50,000 multiplied by 10% for 3/12, 1250. Next 12% interest on bank loan for 1 year, 80,000 पे 12%. अरे उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन डाले उन्होंने, इसलिए मैं ले रहा हूँ. मेरा लेने का पर्पस सिंपल है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ छूट गया. हाँ बोलो कितना 9. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000, परचेस ऑफ स्टेशनरी 7,000, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल 12,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,000, स्टेशनरी कंज्यूम. दिस इज गुड क्वेश्चन एक्चुअली. करो ट्राई, कितना कंज्यूम रहेगा. हाँ बोलो. नहीं गलत. व्हाट इज कंजम्पशन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. परचेसेस में से देयर आर टू, एक 7,000 होगा एंड आउटस्टैंडिंग 12,000 है. ऐसे कैसे होगा कि 7,000 का परचेस किया और 12,000 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल परचेस कितने का हो गया 19,000. सो लिख लेना 5,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस 7 + 12, टोटल कितने की स्टेशनरी परचेस होगी 7 + 12 19,000 की. आउटस्टैंडिंग बिल पकड़ के माइनस 1,000. चेक करो है क्या पीछे आंसर 23. एक्चुअली उनका रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने परचेसेस लिखा है, पेमेंट नहीं लिखा उन्होंने. एक्चुअली दे शुड यूज द वर्ड पेमेंट फॉर स्टेशनरी. पेमेंट हुआ 7,000 का, आउटस्टैंडिंग है 12,000 का, तो टोटल परचेस हो गया 19,000 का एक्चुअल में देखा जाए. बट उतना समझ लेना, मेरा लॉजिक क्या था
अगर मैंने 7,000 का परचेस किया है तो 12,000 आउटस्टैंडिंग कैसे रहा? 19 का परचेस है, उसमें से 12,000 आउटस्टैंडिंग ठीक लगता है मुझे, मैंने उस एंगल से सोचा, समझा? आगे नेक्स्ट, मैडम समझा नहीं समझा? आगे, सैलरी इज 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज 5,000, व्हाट इज डेबिटेड? 15,000. Library books is dash dash, 10% depreciation is less, 10% depreciation is 45,000, 15. मार्क अरे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक. अरे 10% इज 5,000, टोटल कितना रहेगा? 50 ना. आगे बहुत सिलेबस चेंज हुआ तुम्हारा, नए बुक्स आ गए. माँ कसम, वो डालना, मैंने एक मैसेज मुझे ढूंढना पड़ेगा. ऐसे उन्होंने कैसे सिलेबस चेंज हुए, लाइक पहले पूरा ब्लैंक है, एक कुछ तो था, फिर हर चीज देते थे, अब ये ढूंढो ये ढूंढो. यार वो देखना पड़ेगा, वो बहुत पुराना मैसेज है, मैंने किसी ग्रुप पे डाला था. मतलब हाउ द एजुकेशन सिस्टम, मतलब हर चीज आपको दी जाती है और बोलते हैं अब ये ढूंढो. पहले कैसे था कि थोड़ा डिफिकल्ट होता था, जैसे सिलेबस चेंज हो रहा है, हर चीज आपको इजी करके दे रहे हैं. आगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अगर आप समझते हो, अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मेरे हिसाब से उनका आंसर बैलेंस शीट रहेगा. चेक करो, क्योंकि ये तीनों अकाउंट्स है एंड ये स्टेटमेंट है. क्या लिखा है उन्होंने? बैलेंस शीट है क्या? अब उसका लॉजिक क्या है? अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, इस एंगल से देखा है उन्होंने. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, P&L इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ये पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स नहीं है. बट तीसरा ऐसे भी दे सकता ना, तो कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अकाउंट, राइट, P&L इज अकाउंट, रिसीव पेमेंट उनके टर्म्स में अकाउंट है, बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट. तो आंसर दोनों लॉजिकल है. अरे समझा नहीं, इट इज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अकाउंट. ठीक है, आगे तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. हाँ, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं. सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट, लॉकर इंटरेस्ट, स्टेशनरी एक्सपेंस है. रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेन्ना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब, रिलायंस. ठीक है, पाटिल हॉस्पिटल रहेगा. तो पाटिल हॉस्पिटल सुना है कहाँ पे? पाटिल हॉस्पिटल, हाँ? अरे मूवी नहीं देखी क्या तुमने, वो गब्बर इज बैक? पाटिल ब्रांड कुछ तो था ना उसमें, हाँ? ब्रांड ही बोलता रहता है ना कुछ तो. हाँ, एक्चुअली वो ब्रांड वाला ना साउथ इंडियन मूवी है अल्लू अर्जुन की, उसमें वो बोलता रहता है मेरा ब्रांड है. तुमने वो मूवी देखी? हाँ, उसमें था, वो तोड़ता है देख एप्पल एप्पल से. मुझे बहुत बुरा लगा वो तोड़ने के बाद, क्या यार. हाँ, वो वाली मूवी बराबर, वो एमएलए के पीछे रहता है वो वाली मूवी ना. हाँ, राइट. मुझे वो इसका साउथ इंडियन नाम नहीं पता. आगे, सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड ऑब्वियसली. हाँ, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर उठाओ. चलो, ऐसे कि करते रहेंगे. आगे, एडमिशन के बाद है या सब तीनों के बाद है? कैसे? 159 इसके किए होंगे शायद से, थोड़े सा कुछ किए हैं, क्योंकि किए होंगे तो मैंने लिखा होगा मेरे इसमें. हाँ, नहीं ठीक है ना, जो मिसिंग है वो लेंगे. कैलकुलेशन किया था ना. देखो यहाँ पे कंप्लीट द टेबल पे आ जाओ, मैं फिर से समझाता हूँ. कंप्लीट द टेबल, पेज नंबर 160 पे. टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स.
वो तो एवरेज प्रॉफिट है, उसमें कोई। नॉर्मल प्रॉफिट इज व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फाउंडेशन में अभी वही चल रहा था। आई हैव इन्वेस्टेड 10 lakhs एंड नॉर्मली मुझे 10% मिलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आर 1 lakh। ठीक है, सो नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सुपर प्रॉफिट मेथड में वो यूज होता है। और मैंने बाद में सुपर प्रॉफिट के डेट के टाइम भी मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए थे सुपर प्रॉफिट के। जैसे आपके 12th में सुपर प्रॉफिट नहीं पूछते, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टॉक शोन इन द बैलेंस शीट, स्टॉक शोन इन द बैलेंस शीट इज 1,60,000 और उन्होंने बोला है स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 20%, तो हम क्या करेंगे? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 लोगे, 100 माइनस 20 लोगे। अंडर वैल्यू तो 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमेशा रहेगा बिकॉज़ परसेंटेज में कैलकुलेशन हो रहा है, बराबर। सो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, आई थिंक इट इज अंडर वैल्यूड बाय 20,000 या 40। 40 कैसे आएगा रे भाई? ये 20 आया ना? नहीं, ये कितना है? 40 आ रहा है क्या? ये 2 लाख आ रहा है। अच्छा, ये 2 lakhs आ रहा है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ये 2 lakhs आ रहा है। हाँ, तो एक्चुअल वैल्यू स्टॉक कितनी की है? 2 lakhs। आपने बैलेंस शीट में कितना लिखा है? 1,60,000, तो यहाँ पे कितना आएगा? 40। तभी मैं बोला ऐसे क्या हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही ना। नेक्स्ट इस पे, इसके शायद से रिटायर डेट के नहीं लिए होंगे मैंने। हाँ, डेट के बाद डायरेक्टली रिटायरमेंट डेट डायरेक्टली स्टार्ट किया ना। 180 182 एमसीक्यू जानबूझ के ले रहा हूं आज क्योंकि एक लाइट लेक्चर होना चाहिए बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट विद कंपनी। ठीक है, कंपनी अच्छे से करेंगे और बहुत सिंसियरली करेंगे। रीजन आपको लॉन्ग टर्म के लिए, आपका कुछ लाइफ में कुछ भी करो, कंपनी अकाउंट्स तो लगेगा लगेगा, ये याद रखना। आगे, ठीक है, select the most appropriate alternative. The profit or loss from the revaluation on retirement of the partner is shared by the remaining partners, all the partners, only retiring partner, or bank. All the partners. Old partners in old ratio. ठीक है, all the partners. Then decrease in the value of assets should be dash dash to profit and loss adjustment account. डेबिटेड, लॉस है ना, डिक्रीज इन असेट इज लॉस, तो लॉस कहां पे होगा? असेट से माइनस होगा। असेट से माइनस मतलब क्रेडिट, असेट डेबिट होता है, वहां से माइनस मतलब क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा? डेबिट। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ए रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज डैश डैश अकाउंट इफ नॉट पेड इज लोन अकाउंट। ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अगर रिपे नहीं होता तो उसके लोन में जाता है। डिसीज पार्टनर का कैपिटल रिपे नहीं होता है, उसके एग्जीक्यूटिव्स के लोन में जाता है या लीगल हेयर्स के लोन में जाता है। ठीक है, आगे गेन रेशियो, राइट, गेन रेशियो, let that ratio dash dash ratio less old ratio. अच्छा, ठीक है, माँ कसम क्या? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मेरे से भी बुरी इंग्लिश है इसकी। मैं मानता हूँ मेरी इंग्लिश बुरी है, लेकिन ये बहुत ही, इसकी तो वाहियात लग रही है मुझे। एक सेकंड, एक सेकंड, इधर किधर तो रहेगा। एक सेकंड, रिटायरमेंट ना, अच्छा उधर लिखो, इधर चेंज करो, ये जो है ना इसको ऐसे मत लिखना। गेन रेशियो इज इक्वल टू, गेन रेशियो इज इक्वल टू डैश डैश रेशियो लेस, डैश डैश रेशियो लेस ओल्ड रेशियो। तो एक रहेगा न्यू और ओल्ड,
उन अगर ओल्ड दिया तो आंसर रहेगा न्यू, न्यू दिया तो आंसर रहेगा ओल्ड, समझा? सो न्यू माइनस ओल्ड इज गेन रेशियो, ऑब्वियसली न्यू रहेगा, एंड ओल्ड माइनस न्यू रहेगा तो सैक्रिफाइस रहेगा। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे हिसाब से वो हाँ आंसर वही आता है, क्या साइन चेंज हो जाएंगे खाली, बराबर ना? सो इट इज न्यू। आगे तो जब भी गेन रेशियो लिखोगे तो न्यू माइनस ओल्ड लिखने का। गेन मतलब क्या? अभी ज्यादा है पहले से, अभी ज्यादा है पहले से, मतलब न्यू माइनस ओल्ड। आंसर पॉजिटिव है, गेन पॉजिटिव दिखना चाहिए, मतलब न्यू माइनस ओल्ड। और सैक्रिफाइस क्या दिखना चाहिए? निगेटिव, मतलब ओल्ड ज्यादा था, न्यू कम है। तो अब उसमें हाँ क्या अभी वो पता नहीं, गाइड अभी कभी कभी रहता है, उनसे कुछ गलती भी हो सकती है। दिस इज फर्स्ट एडिशन, होपफुली दे विल चेंज मेनी थिंग्स। आगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, राइट? गेन। आगे आपटे पहले मुझे कितना मिलता था, अब मुझे कितना मिल रहा है, दैट इज माय न्यू रेशियो। अगर यहाँ पे माइनस होता तो नहीं, अगर प्लस ओल्ड माइनस होता तो मैं सैक्रिफाइस आंसर लिखता। गेन ऐड होता है, सैक्रिफाइस माइनस होता है, गेन ऐड होता है, माइनस सैक्रिफाइस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है, इसलिए मेरा आंसर क्या है? गेन। अगर माइनस लिखा होता तो मैं सैक्रिफाइस लिखता, ठीक है? आगे आपटे, भाटे एंड चितळे आर शेयरिंग, अच्छा 1/2, 3/10, 1/5, मतलब कहने से 5:3:2, 10 इक्वल ले लो सब जगह पे, 5:3:2। आपटे मतलब फर्स्ट पार्टनर चला गया, व्हाट इज द न्यू रेशियो? 3:2। एंड व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? 3:2 ओनली। जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम रहता है तो गेनिंग लूजिंग रेशियो क्या रहता है? जो पहले था वही रहता है। आगे ठीक है, हाँ बोल सानिका मैडम। बी, ठीक है, आगे बी। यस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इज, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बराबर ना? क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, हाँ उसके नीचे वन वर्ड, क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लिखो। समझा नहीं मैडम? अरे रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है रिवैल्यूएशन, सॉरी P&L एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है P&L एडजस्टमेंट, ठीक है? आगे द रेशियो इन विच कंटेनिंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बेनिफिटेड मतलब क्या रहेगा? गेन, गेन रेशियो, गेनिंग रेशियो या गेन रेशियो, जो भी लिखना है लिखो। डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। The ratio which is obtained by deducting old from new, old from new मतलब new minus old, new minus old, I think gain है ना, वो gain, वो लिख लेना, मुझे नहीं पता होता ये, वो क्या उनका लॉजिक है भगवान को पता, ठीक है? आगे मनी वैल्यू ऑफ बिजनेस रेपुटेशन अर्न ओवर द नंबर ऑफ इयर्स इज ऑब्वियसली गुड। Partners account where loss or profit on revaluation is transferred. Capital क्या? Partners account where profit or loss on revaluation is transferred. क्या है? Capital क्या? Are you sure? Partners का तो कैपिटल अकाउंट होता है, दूसरा कौन सा होता है? कैपिटल है क्या? हाँ वो ऐसे देख सकता है, ठीक है, लोन हो सकता है वगैरह, ठीक है? तो करंट अकाउंट भी आंसर हो सकता है,
अगर ऑब्वियसली कैपिटल करंट दोनों रहेंगे तो फर्स्ट प्रेफरेंस करंट रहेगा। आगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। गेन रेशियो मींस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ट्रू। हाँ, न्यू माइनस ओल्ड इज गेन हमेशा, एंड उल्टा सैक्रिफाइस, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट will be debited to paid suspense, perfect। कैपिटल को क्रेडिट होगा एंड पेड सस्पेंस को डेबिट होगा, और पेड सस्पेंस किस में लिखा जाएगा? असेट साइड, ठीक है। पेड सस्पेंस कहां पे लिखा जाएगा? असेट साइड। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो इज कंसीडर्ड, नहीं रिटायरमेंट पे गेन रेशियो होगा ना, एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो, रिटायरमेंट डेट में गेन रेशियो। एडमिशन के टाइम पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस and retirement at the time they will gain, so this is false। यहां पे लिखना gain ratio। Retiring partner is called as outgoing partner, true। On retirement of a partner, remaining partner will share goodwill in the profit sharing ratio। कर सकते अरे ऐसे ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर गुडविल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो जाने के बाद ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हर चीज रहेगी ना, क्या लिखा है देखो पीछे, ये ऑब्वियसली ट्रू होना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रू है ना, अरे वो जाने के बाद थोड़ी उसको लेके शेयर करेंगे ना, इन दियर ट्रू, कोई इश्यू नहीं। आगे आर यू श्योर? अच्छा इधर चेक करूं क्या? नहीं नहीं, ट्रू और फॉल्स है, इसमें रीजन नहीं दिए होंगे, देते हैं क्या? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, क्या लिखा है? एक सेकंड, एक मिनट, क्या क्वेश्चन है? रिटायरिंग पार्टनर नहीं, हाँ, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर गुडविल इन द प्रॉफिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन द गेन रेशियो। उन्होंने आंसर दिया, बराबर है उनका। फिर फॉल्स, अरे जो भी रहता है ना एडमिनिस्ट्रेटर डेथ में जब भी गुडविल एडजस्टमेंट होती है ना, वो गेनिंग लूजिंग रेशियो में होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखना इन गेन रेशियो, ठीक है। मतलब फाउंडेशन के टाइम में बराबर बोलता है गेनिंग लूजिंग रेशियो में, 12th में मुझे डर लगता है क्या होगा, 12th वालों का कुछ भी लॉजिक हो सकता है, और उसमें महाराष्ट्र बोर्ड का तो अलग ही होता है। आगे इन गेन रेशियो, ठीक है। देखो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट भी गेनिंग लूजिंग में होती है, सब जनरल रिजर्व रेशियो भी गेनिंग लूजिंग रेशियो में होते हैं, हर चीज गेनिंग लूजिंग रेशियो में होती है, राइट। आपके पास ऑप्शन होता है, या तो ओल्ड रेशियो में करो या गेनिंग लूजिंग रेशियो में करो, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। और जनरली प्रैक्टिकली द गेनिंग लूजिंग रेशियो, हर जगह पे गेनिंग लूजिंग रेशियो यूज होता है, बिकॉज यू डोंट चेंज बैलेंस शीट जस्ट बिकॉज ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ, यू कीप द बैलेंस शीट एज इट इज, स्टिल यू गिव द इफेक्ट, तब हम गेनिंग लूजिंग रेशियो यूज करते हैं। लाइक हम गुडविल को विदाउट ब्रिंगिंग गुडविल जब एडजस्ट करते हैं, रेज द गुडविल ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ द गुडविल इन द न्यू रेशियो, मतलब बैलेंस शीट में गुडविल आया भी और गया भी, आया ओल्ड रेशियो में, गया न्यू रेशियो में, मतलब वो इनडायरेक्टली आ गया गेनिंग लूजिंग रेशियो। सो जब आपको बैलेंस शीट चेंज नहीं करनी होती है और फिर भी इफेक्ट देने होते हैं ना एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, तो जो रेशियो होता है ना वो गेनिंग लूजिंग रेशियो होता है। और दे डोंट से ओनली गेनिंग और लूजिंग बिकॉज डोंट नो कहां पे क्या यूज होगा, सो दे से गेन जीएल रेशियो, गेनिंग लूजिंग रेशियो। आगे retiring partner is not entitled to share in reserve, general reserve and accumulated, this is false, obviously is entitled to। new ratio less old ratio, ये मैं बोल सकता कभी भी। आगे retiring partner share of goodwill is dash dash to remaining is debited ना, जो जा रहा है हम उसको देंगे, और किससे लेके? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल इज डेबिटेड रहेगा, चेक करो डेबिटेड रहेगा। अरे वो जो जाएगा वो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको देना पड़ेगा, किससे लेके?
जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो डेबिटेड रहेगा, डेबिटेड। रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन द गुडविल, हम उसको क्रेडिट करेंगे, जाने वाले को देंगे, और किससे लेके, रिमेनिंग पार्टनर से, उनको डेबिट मारेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज पे एंड एडजस्टमेंट। ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस एट करंट अकाउंट, क्या लिखा ध्यान देना, ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस एट करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश डैश। On retirement the balance at current account of a partner is transferred to his capital account। क्या लिखा है उन्होंने आंसर चेक करो, कैपिटल होना चाहिए, और कैपिटल का बैलेंस लोन में चला जाएगा, कैपिटल। द बैलेंस एट करंट अकाउंट ऑफ रिटायरिंग होना चाहिए एक्चुअली, रिटायरिंग पार्टनर। आगे नेक्स्ट, a proportion in which containing partners get the share of retiring partner। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उनका जिस रेशियो में मिलता है, they are gaining ना, gain ratio। the proportion in which containing partners get the share of outgoing partner, जो जा रहा है उसका शेयर इन दोनों को मिलता है, किस रेशियो में मिलता है, गेनिंग रेशियो में, बराबर ना। आंसर द फॉलोइंग, what is meant by retirement of a partner? When a partner retires from the firm, right? क्या retirement? What do you mean retirement of the partner? When partner ceases to be partner, ऐसे कुछ तो रहेगा। इसके आंसर से वन सेंटेंस वाले टाइप है। What is benefit ratio? It is a gaining ratio. New minus old लिख लेना, new minus old, new ratio minus old ratio is benefit ratio. What is new ratio? लिखो benefit ratio plus old ratio। अरे अब बराबर है ना। व्हाट इज न्यू रेशियो, क्या रहेगा, हाँ वैसे इसका, अरे ऐसे मत लिखना, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वो देखना, ठीक है। न्यू रेशियो इज अ रेशियो इन विच पार्टनर्स लाइक शेयर्स प्रॉफिट हेंसफोर्थ, आगे से वो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे वो न्यू रेशियो देगा, ठीक है। आगे और फिर कोई बोलेगा व्हाट इज ओल्ड रेशियो, तो उसमें क्या रहेगा, न्यू रेशियो माइनस बेनिफिट रेशियो, राइट। आगे, हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर सेटल्ड, यू कैन सेटल्ड इन कैश। दो टाइप्स के सेटलमेंट होते हैं, एक लमसम सेटलमेंट, पूरा का पूरा एक टाइम ही पेड कर दिया, या राइट इन इंस्टॉलमेंट, आप थोड़ा अब भी रिपे करोगे, बाकी बाद में होगा। सो इंस्टॉलमेंट में होगा विथ इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है। आपको किसी को पे करना है तो दो तरीके से पे कर सकते हो, तुरंत पूरा का पूरा सेटल करो, या आप उसको धीरे धीरे पे करो, समझ में आ रहा है। सो देयर आर टू वेज ऑफ सेटलमेंट, लमसम और राइट इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आगे नहीं तो आप लिखोगे कैश दे दो, चेक दे दो, ऐसे नहीं है, इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। हाउ इज द गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड, ऊपर का ही, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अरे मैडम, अरे क्वेश्चन दिखने चाहिए ना तुम लोगों को, क्वेश्चन है, ठीक है। अरे इनका क्या है पता है, वो क्वेश्चन जो ट्रैक करते हैं ना, वो कौन होता है यही नहीं पता, रतन जैसे लोग रहेंगे। आगे, why is retiring partners capital account, why is retiring partners capital account credited with the goodwill? Because he will be sacrificing his share in the goodwill and the remaining partners will be gaining। उसको क्यों क्रेडिट करते हैं, बिकॉज वो गुडविल उसका है ना, द गुडविल राइट अर्न बाय द फर्म, जनरेटेड बाय द फर्म, राइट, उसमें वो भी पार्टनर था ना। आप 10 सालों से गुडविल कमा रहे हो तो उसमें उसके भी एफर्ट्स है ना, तो यू शुड गिव हिम। मैं जिसको बोलता हूँ न्याय करना है, तो आप ये तो नहीं लिख सकते उसको न्याय देना है हमें, लेकिन आप ये लिख सकते हो द गुडविल, that the goodwill of the firm, he is a partner when the firm earned the goodwill and therefore we should give him his share in the goodwill। न्यू पार्टनर्स को गुडविल देते नहीं बिकॉज वो था ही नहीं, तो उसको कहां से दोगे, हम एक्चुअली उससे लेते हैं, तो उसको आगे से आपका नाम मिलेगा। नेक्स्ट, ठीक है, चलो रिकंस्ट्रक्शन का यहाँ रुकते हैं, यहाँ पे आज यहाँ पे रुकते हैं। कल क्या करते हैं सुनो, कल ने परसों के लेक्चर में आई विल स्टार्ट विद कंपनी अकाउंट्स। अगर आपके किसी फ्रेंड्स को अटेंड करने को बोलना है कंपनी अकाउंट्स, यू कैन आस्क, कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज कंपनी